अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ हैं एक पेशेंट जिनका नाम एजाज है। 32 साल उनकी उम्र है। आज हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए आए हैं। जब हमने उनके साथ डिस्कशन की, एवेल्यूएशन की, तो एक ऐसी रेयर डिजीज के साथ हैं जिसको हम ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली अनयूजुअल है कि किसी के स्पाइनल कार्ड को, हराम मग्ज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से हमारी टांगें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ये तो देखिए कि ये जो ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर कई दफ़ा तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, और कई दफ़ा इस बात का पता चलाना बहुत मुश्किल होता है कि हमारे हराम मग्ज के अंदर इन्फ्लेमेशन कैसे है। अब एक ऐसी डिजीज़ के अंदर कई दफ़ा हमारे न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर जो होते हैं वो स्टीरॉइड देते हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि स्टीरॉइड के ना सिर्फ कितने खतरनाक साइड इफेक्ट्स सामने आ जाते हैं, जैसे कि एजाज के केस में भी आप गौर करेंगे तो जो उसकी हिप है, दोनों हिप्स, वो जो जॉइंट हैं वो एक तरह से डैमेज हो चुकी हैं। अब इसका जो आइडियल हल है, इसको हम कहते हैं मेडिकल में AVN हो जाता है, यानी कि एवास्कुलर नेक्रोसिस है। आइडियल हल ये है कि इसके अंदर इनकी हिप रिप्लेसमेंट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिप रिप्लेसमेंट इस वक्त नहीं हो सकती क्योंकि उनकी टांगें अकड़ी हुई हैं, टांगें स्टिफ हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक तो हम एजाज से ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उनको ये बीमारी कैसे लगी, फिर हम उनको ये डिस्कस करेंगे कि वो इस बीमारी को, मुश्किल डिजीज को कैसे फाइट कर रहे हैं, और दूसरा फिर हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को उस पार्ट तरफ चलते हैं जहां पे हम एजाज के ज़बानी ही इस स्टोरी को सुनने की कोशिश करते हैं। एजाज में ये बताइए कि कब आपको पता चला कि ये बीमारी आपको लगी? अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ना 2013 में मैं रात को सोया हूँ तो सुबह जो है ना मुझसे उठा नहीं गया, यानी कि मेरी दोनों लेग्स जो है ना सुन्न हो गई थी। अच्छा। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने जो है ना मुझे ट्रीटमेंट MRI वगैरह सजेस्ट किया। MRI सजेस्ट करने के बाद उसमें पता चला कि मेरे जो T7 से T12 पे जो है ना स्कार्स बन चुके हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस के। ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे फिर स्टीरॉइड दी कि जो है 1 साल मेरा इलाज चलता रहा 2013 से। स्टीरॉइड कितनी देर के लिए दिए गए थे आपको? मुझे ना वो दिए गए थे तकरीबन कुछ 6 मंथ तक ना प्रेडिनिसोन दी गई थी। अच्छा, प्रेडिनिसोन 6 मंथ तक दी? 6 मंथ तक दी गई थी। उसके बाद एक दी, पहले डोज ज्यादा थी 3 टाइम, यानी कि 2-3 गोलियां 3 टाइम। अच्छा। तो उससे मैं रिकवर हुआ 6 मंथ में। अच्छा। और साथ में एक्सरसाइज भी खुद करता रहा। ठीक है घर में। अच्छा। तो उससे मैं रिकवर हो गया तकरीबन 80%। ओके। और मैं बाइक वगैरह चला लेता था सुकून से और सीढ़ी भी चढ़ जाता था। अच्छा। तो 2000 स्टीरॉइड्स दी और कोई मेडिसिन नहीं। उसके बाद 2014 में जो है ना मुझे दोबारा अटैक हुआ। मेरी जो लेग्स थी ना वो स्टिफ होना, जो है ना एंकल जो है वो स्टिफ होना शुरू हो गया। अच्छा। जब मुझे अटैक होता था तो मेरा एंकल मेन जो है ना वो स्टिफ होता था, मुझे फील होता था कि थोड़ा सा ना एंकल स्टिफ है। और दूसरा जो है ना मेरी जो लेग्स है ना कंट्रोल से बाहर हो रही है। ठीक है। तो फिर दोबारा मैं डॉक्टर अदर जवेद नेशनल हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे दोबारा फिर स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाए उन्होंने सोलिमेट्रिल के। ठीक है। ड्रिप्स में हॉस्पिटल में। ठीक है। और उसके बाद मुझे जो है ना वो दी गई इमरान। ठीक है। और मैं इमरान तकरीबन 2-3 साल तक खाता रहा। ठीक है। और इससे मैं रिकवर नहीं हुआ था, तकरीबन कुछ 70% रिकवर, यानी कि मैं स्टिक्स से चलने लग गया था। अच्छा। फुल रिकवर नहीं हुआ था। ठीक है। और जब 2022 में आके दोबारा मुझे जो है ना फीलिंग हुई कि मेरी जो लेग्स थी ना वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी। अच्छा। तो दोबारा मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो उन्होंने मुझे दोबारा इंजेक्शन लगाए, और इंजेक्शन लगाए सोलिमेट्रिल के। और लेकिन 1 मंथ वेट करने के बाद कोई उससे ना इम्प्रूवमेंट नहीं आई, 10% इम्प्रूवमेंट नहीं आई। ठीक है। तो फिर मैं ना डॉक्टर इकबाल साहब हैं जे रोड पे, वहाँ पे उनके क्लिनिक पे गया तो हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो प्लाज्मा एक्सचेंज वो करना पड़ेगा, उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है। जब उन्होंने मेरा प्लाज्मा एक्सचेंज किया तो उससे जो है ना मैं फुल रिकवर हो गया, उतना जितना मैं पहले चल रहा था स्टिक से। ठीक है। तो कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं हुआ थर्ड अटैक का। और उसके 6 मंथ बाद ना घर में मैं रात को जब मैं सो रहा था तो मेरी लेग्स लेफ्ट थी ना फुल स्टिफ हो गई थी, यानी कि जब मैं लेट रहा था तो 90 डिग्री पे वो स्टिफ थी। अच्छा।
तो मैं जो दोबारा डॉक्टर साहब के पास आया तो उन्होंने कहा कि आपने कोई फिजियोथेरेपी ये अटैक तो मुझे नहीं लग रहा। तो मुझे भी फील हो रहा था कि अटैक ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 2-3 दफा अटैक हुए तो मुझे पता चल जाता था ठीक है। तो उन्होंने मुझे बैकलिन वगैरह जो स्पाइन के लिए होती है, स्टिफनेस के लिए, और जो है ना दवाइयाँ वगैरह दी, मेथिकोबाल वगैरह। 1 मंथ फुल उन्होंने डोज दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, स्टिफनेस का। तो फिर मैं डॉक्टर तफज़ल हक हैं रेमेटोलॉजिस्ट, उनके पास चला गया। तो उन्होंने कहा, उनको मैंने स्टिफनेस के लिए कहा, उन्होंने कहा कि आपका प्रॉब्लम तो वो दूसरा न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही है, आप उधर चले जाइए, मैं आपको नहीं चेक कर सकता क्योंकि आपका स्पाइन का मसला है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे स्टिफनेस का मैं हल करवाना, चलो स्टिफनेस मैं देख लेता हूँ। तो जब उन्होंने देखा स्टिफनेस का तो मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि मुझे एविन लग रहा है। तो मुझे तब एविन का नहीं पता था। तो उन्होंने कहा आप एक्सरे करवा के आओ। जब एक्सरे करवाया तो उसमें जो है ना मेरे दोनों हिप जॉइंट में जो है ना एविन था, एक में 2A और दूसरी में 2B। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए बेसिकली जैसे एजाज ने बताया कि इनके जो मुख्तलिफ टाइम के अटैक हुए। अच्छा, इसके अंदर हमने 2-3 हमारे सवालों के जवाब आप दिए, आप पब्लिकली निकलते हैं कि देखिए जब भी कोई आपने देखा होगा कोविड के दिनों में लोगों को स्टीरॉइड दिए गए, उसके बाद यंग लोगों में हमने अक्सर देखा कि उनके हिप के अंदर पेन आना शुरू हो गई और उनके जो हिप का जो गोला था वो डैमेज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक मैसेज है कि जो लोग भी स्टीरॉइड जिम करने वाले लोग हैं, कोई बंदा स्टीरॉइड अननेसेसरी ना ले। एजाज के केस में क्योंकि सर्जन को या डॉक्टर को या फिजिशियन को स्टीरॉइड इसलिए देने पड़ गए कि कोई और दवाई असर नहीं कर रही थी, तो उनकी मजबूरी थी कि इनकी जिंदगी को बचाते। उस जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने स्टीरॉइड दिए, लेकिन आपके सामने एक स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट ये आया कि उनकी हिप जो है वो डैमेज हो चुकी है। दूसरा, यहाँ पे हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है वो आपने एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना होता है। अगर वो एक ट्रीटमेंट काम ना करे तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ऑप्शन होता है कि वो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाते हैं। सेकंड अपने माइंड में रखिए, जैसे कि इन्होंने 2 लफ्ज आपको समझने की जरूरत है। एवीएन का मतलब होता है ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि आपकी जो हिप जॉइंट है, हिप का जो गोला है, उसकी ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है। ज्यादा उन लोगों में देखा जाता है जिनके अंदर स्टीरॉइड दिए जाते हैं। और दूसरा ट्रांसवर्स माइलाइटिस, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो हराम मगज के सर्टन सेगमेंट थे उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई थी। ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अच्छा, अब एजाज मुझे ये बता दीजिए कि अगर हम इस सारे सिनारियो को देखें, अभी आपका जो हेल्थ स्टेटस है राइट नो वो क्या है, ताकि लोगों की बड़ा तजस्सुस होगा कि 2013 से लेके अभी तक माशाल्लाह। तो अभी आप किस तरह बैठते हो, क्या कितना चल लेते हो, क्या सूरत हाल है? अभी जो मैं फिलहाल तो जो है मैं व्हील चेयर पे हूँ, और लेकिन एक एक्सरसाइज घर में जब करता हूँ तो वो लेग सीधी हो जाती है, तो फिर मैं वॉकर की मदद से ना चल लेता हूँ। ठीक है, अगर जब मैं सुबह उठता हूँ तो लेग्स बहुत स्टिफ होती हैं। ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जो है मैं जो है ना वॉकर की मदद से ना चल सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये समझ लीजिए कि एजाज क्योंकि बड़े बाहिम्मत इंसान है, आपने डेली एक्सरसाइज करें, क्योंकि जो हराम मगज के ऊपर जब अटैक होता है तो हमारे मसल बहुत टाइट, टांगों के मसल बहुत टाइट हो जाते हैं, कई दफ़ा मसल वीक हो जाते हैं। लेकिन एजाज डेली एक्सरसाइज करके उन मसल को रिहैब करते हैं, रिकवर करते हैं। ये समझ हर बीमारी का इलाज कई दफ़ा नहीं होता, कई दफ़ा हम उसको मैनेज करना है, तो एजाज बहुत अच्छा उसको मैनेज कर रहे हैं। और सेकंड, अभी तक अपनी फिजिकल एक्टिविटी मोबिलिटी इंडिपेंडेंट रखी हुई है कि वो वॉकर के साथ वॉशरूम में चले जाते हैं, व्हील चेयर पर बैठे घर के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो समझना बड़ा जरूरी है कि एजाज ने इस बीमारी को 2013 से लेकर अभी तक अपने ऊपर तारी नहीं किया। उन्होंने ना सिर्फ फिजिकली फाइट कर रहे हैं बल्कि इकोनॉमिकली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गाय। देखिए आज के दौर में ऑनलाइन का दौर है और लोग ये समझते हैं कि जो लोग फर्द के घर से बाहर नहीं निकल सकते तो ऐसी स्किल को सीखें कि घर बैठ के कंप्यूटर पर बैठ के गूगल्स के ऊपर बहुत सारे फ्रीलांसिंग की चीज़ें हैं वो करते हैं। तो एजाज माशाल्लाह ना सिर्फ अपने आप को मेडिकली फिट रखा है, इकोनॉमिकली फिट रखा है, बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि एजाज की फिजिकली जो इश्यूज हैं वो क्या हैं और साइड बाय साइड क्या इनका कोई हल है या नहीं है। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि एजाज अब लेटे हुए हैं
कि उनके हिप जो नीज हैं थोड़ी सी बेंड है। अच्छा, ये जो ये नीज इस तरह रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता टांगे सीधी हो जाएंगी। सेकंड, अगर हम देखेंगे कि इनकी टांगे काफ़ी क्लोज हैं, तो ऐसे में इनको दूसरी जो बड़ी डिफिकल्टी है कि ऑब्वियसली वॉशरूम में जाने में प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे पहला जो गोल है कि जो हमारे स्टिफ मसल होते हैं, खासकर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज के अंदर, उनके अंदर कहते हैं स्पॉस्टिसिटी, मसल बहुत टाइट हो जाते हैं, उनको नरम करना बड़ा जरूरी होता है, उसको स्ट्रेचेस करते हैं। और सेकंड, जो हमारे वीक मसल होते हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तीसरा ये ध्यान रखना है क्योंकि एजाज के केस में हिप का AVN है, यानी कि हिप जॉइंट काफ़ी हद तक फ्यूज हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो इसके लिए इसको कुछ डेली बेसिस पे ऐसी एक्सरसाइज करनी है, ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे हिप जॉइंट जो है मजीद डैमेज ना हो, इससे गुजारा हो सके। यहाँ पे मैं एक पॉइंट का इजाफा करता हूँ जो नॉर्मली बड़ा आसान हल होता है कि जब हिप डैमेज हो जाए तो हम उसके लिए हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं। एजाज के केस में उसने एक दो कंसल्टेंट की राय ली है, लेकिन उनका ये ख्याल है अगर हम हिप रिप्लेसमेंट करते भी हैं तो प्रॉब्लम ये है कि इनके मसल इतने टाइट हैं, इतने स्टिफ हैं कि हिप जॉइंट डिसलोकेट कर जाएगा। एजाज के केस में एक अच्छा ऑप्शन जो मेरे नज़दीक था, जो कि मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, कि अगर एजाज के जैसे इनिशियली जब डायग्नोज हुआ था AVN स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पे हम कोर डीकम्प्रेशन, एक छोटा सा प्रोसीजर होता है कि हल्का सा हम ड्रिल करते हैं हेड के अंदर और वहां पे उसकी ब्लड सप्लाई को बहाल करने की कोशिश करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि इस तरह के केसेस के अंदर भी हम एक चांस ले सकते हैं कि डिसलोकेशन से बचा जा सकता है। हिप रिप्लेसमेंट क्योंकि एक बहुत महंगा प्रोसीजर भी है, साइड बाय साइड उसके अंदर मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो अभी ये राइट कैंडिडेट नहीं है। अब आ जाते हैं जो एक्सरसाइजेस करने वाले पार्ट है। सबसे पहले हम एजाज को ये चाहेंगे कि जैसे ये देखिए टांग की सीधी आहिस्ता आहिस्ता ये राम राम से इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये टांग सीधी हो जाएगी। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि इसको आपने सबसे पहले सीधा करने वाली कोशिश करनी है। एजाज बिल्कुल लूज छोड़िएगा, इजी रहिए तो बेस्ट पॉसिबल हमने इसको बर्दाश्त करना है ताकि हमारी टांग सीधी होती रहे। ठीक है, तो ये देखें अब सीधी हो भी रही है, आप देख रहे हैं सीधी भी हो गई है। तो ये हमने अपनी 10/2 रेपिटेशन के साथ 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट के होल्ड के साथ ये पहली एक्सरसाइज हमने करनी है और ये दोनों टांगों पे करनी है। ठीक है, अच्छा दूसरी एक्सरसाइज जब थोड़ा सा हमने इस टांग को ऐसे खोल लेना है, इसको भी जरा बेंड कर लीजिए प्लीज। अच्छा बेंड कर, अब हमने क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच इतना जरूर इजाज करना है ये इतना ताकि हमारे लिए कल को वॉशिंग इशू ना हो जाए। ठीक है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता इसको मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। ये हमारी नंबर 2 एक्सरसाइज हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर हमें बेड मोबिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम अपने हिप्स को लिफ्ट करें ताकि हिप मसल हमारे स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये हमारा नंबर 3 एक्सरसाइज बन जाती है। वापस ले जाइए। अब यहाँ पे क्योंकि हमें माइंड रखना है कि अपर बॉडी हमारी ठीक है, तो हमने जब हमारा स्पाइन का ऐसा इशू हो जाए कि टांगे कमजोर है, तो अपर बॉडी को बड़ा तगड़ा करना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डंबल्स लो, जैसे लेटे लेटे चेस्ट करो, बाइसेप्स करो, शोल्डर स्ट्रेंथ करो, अपर बॉडी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो मजदूरों की स्पोर्ट्स होती हैं, टांगे काम नहीं खाने तो बीच पे इतना जबरदस्त खेल रहे होते हैं, इवन कि उनकी बेसिकली मतलब कि स्पेशली अगर आप अमेरिकन को देख लें, ब्रिटिश को देख लें, तो ऐसी बड़ी कॉमन स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने अपने आप को इस मजदूरी का अपने ऊपर तारी नहीं करना, अपर बॉडी को तगड़ा करना है, तुम्हारे डोले नजर आने चाहिए, बाइसेप इलास्टिक बैंड के साथ स्ट्रेंथ करो। ठीक है, इसके अलावा जैसे फॉर पेट के मसल तगड़ा करो, जैसे चेहरा उठाओ, पाँव देखने की कोशिश करो अपने, अब चेहरा उठाओ, पाँव देखो प्लीज, ऐसे एब्स हमारे तगड़े होने चाहिए। ठीक है ना, एब्स तगड़े हो, अपर बॉडी तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो लेग्स की मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करें। इसके अलावा आपने कोशिश करना है कि जैसे आपकी बेड मोबिलिटी करवट ले लेते हो, आप कोशिश किया करो 20 टाइम्स राइट साइड पे करवट, 20 टाइम्स लेफ्ट साइड पे करवट। इसी तरीके से जैसे आप बैठ जाते हो खुद ही व्हीलचेयर पे, उसको भी एक एक्सरसाइज बनाए रखो कि 20 दफा कुर्सी पे बैठे, 20 दफा निकल गए। और आपके लिए लास्ट टिप जो है जादू है कि आप कोशिश करेंगे अगर आपको स्विमिंग पूल के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जाने की, तो उसका ये फायदा होगा कि आपके मसल कमजोर भी हैं, लेकिन आप पानी के अंदर क्योंकि आप वेटलेस हो जाएंगे तो पानी के अंदर जरा चल सकोगे। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल बन सकता है। ठीक है,
तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमने बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताई कि ऑब्वियसली इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उन एक्सरसाइज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि पेशेंट के साथ वन ऑन वन डिस्कशन करें, पेशेंट का पूरा केस आपके सामने रखें। उसके पीछे बिहाइंड एक ही मकसद है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, या इंडिया के अंदर, या पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं। कई दफ़ा जाने जाने बीमारी सही से डायग्नोज ही नहीं होती, बीमारी का पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो कई दफ़ा हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। कई दफ़ा फिर हम हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई दफ़ा ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जहाँ पर माल प्रैक्टिस होती है। इसके अंदर ये जब रखिए, बीमारी जो होती है वो अल्लाह की तरफ से कई दफ़ा हम पे आती है, और हमें ये समझना है कि अगर हम उसका प्रॉपर जो मेडिकली साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड नॉलेज है, गूगल सर्च करें, पूरा इलाज एविडेंस बेस्ड देखें, वो करवाएं, और साइड बाय साइड आप अपनी बीमारी को घर में बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि एवीएन के केसेस के ऊपर, ट्रांसवर्स माइलाइटिस के ऊपर, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।